हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ई ऑफिस को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उसकी स्टार्टिंग कैसे होती है और उसके लिए क्या क्या जो हमको पहले क्या क्या परफॉर्मे हैं जो हमको पहले ही बना के रखने पड़ेंगे जब NIC के साथ टाइप करेंगे। तो बेसिकली ये रिक्वेस्ट मेरे दोस्त का मैसेज आया है जो मेरा कुलीग है मेरठ में, प्रवीण। और उसने बोला है कि एक मतलब ई ऑफिस को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए उसके बारे में एक वीडियो और अपलोड कीजिए उसके बारे में। तो दोस्तों यही है कि आज मैंने थोड़ा उसके ऊपर रिसर्च करके आज मैंने शुरू किया है ये। आज मेरे को पूरा दिन लग गया इसको रिसर्च करने में। तो हम इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सबसे पहले मतलब स्टार्टिंग कैसे की जाए। तो दोस्तों इसकी स्टार्टिंग ऐसे होगी कि आपने जो आपका वहाँ पे मेरठ में या जो भी आपका है सभी के लिए वैसे ही जो वहाँ पर आपका NIC ऑफिस है आपने उनके साथ टाइप करना है। तो NIC से जब आप टाइप करोगे तो NIC आपका जो पोर्टल होगा उसको डेवलप करेगा और उसको डेवलप करने के लिए उसको जिस भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो आपसे वो हर बार मांगेगा। तो वो आपको भेज देंगे जो जो उनको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ पे होगी? सबसे पहले दोस्तों ऐसा है जो आपका CCU ऑफिस है वहाँ पर एक कमेटी बनाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसमें 2 बंदे या 3 ऑफिसर कोई भी हो सकते हैं उसमें। ठीक है, मान लो एक सुपरडेंट बना दिया, सुपरडेंट को चार्ज दे दिया और एक इंस्पेक्टर को NIC से टाइप करने के लिए। तो अब इसमें ये भी हो सकता है CCU अपने किसी कमिश्नरेट को भी डायरेक्शन दे सकता है कि आप कमिश्नरेट लेवल पे बनाइए, 2 ऑफिसर नॉमिनेट कीजिए जो और वो सारा टाइप रखेंगे कमेटी में। तो मान लो CCU अगर नॉमिनेट कर देता है तो वो सुपरडेंट और इंस्पेक्टर को उन्होंने नॉमिनेट कर दिया कि भाई जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो NIC के साथ आप टाइप कीजिए और NIC को जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप वो उनको प्रोवाइड कराइए। तो ये हो गया CCU के लेवल पर 2 ऑफिसर। इसके बाद जितने भी आपके कमिश्नरेट हैं, हर कमिश्नरेट में अलग अलग कमेटी अलग अलग वो बन जाएंगे। ठीक है, मान लो आपके यहाँ पे 3 कमिश्नरेट है, एक अपील है, एक X1 है और एक X2 है। तो आपने क्या करना है, अपील का एक हो गया, सुपरडेंट और इंस्पेक्टर को चार्ज दे दिया यहाँ पे भी जो डाटा इकट्ठा करेंगे, और यहाँ पे भी सुपरडेंट इंस्पेक्टर को दे दिया, यहाँ भी सुपरडेंट इंस्पेक्टर को दे दिया, यहाँ भी। ये एग्जाम्पल आप AC को भी कमेटी का मेंबर बना सकते हो, हेड कमेटी। तो इसमें ऐसा होगा कि जो CCU है, CCU जो भी NIC डॉक्यूमेंट्स मांगेगी वो CCU को लेटर लिखेगी और CCU जो है आगे जो कमेटी बना रखी है CCU में उनके साथ लेटर लिखेगी, उनको लेटर लिखेगी और CCU फिर आगे अपने कमिश्नरेटों को लेटर लिखेंगे। तो यहाँ पे इनका काम क्या होगा? इनका काम होगा एक तो जो आपके अंडर में डिवीजन ऑफिस है और रेंजेज हैं, इन कमिश्नरेट के अंडर में डिवीजन और रेंज ऑफिस है, उनका डाटा इकट्ठा करना। डिवीजन लेवल पे भी एक ऑफिसर को आप नॉमिनेट कर सकते हो जो ई ऑफिस के रिगार्डिंग में सारी कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे। यहाँ पे भी हर एक डिवीजन रेंज होगी। तो यहाँ से फिर रेंज से जो भी डाटा मांगा जाएगा वो डिवीजन में, डिवीजन से मांगा जाएगा वो कमिश्नरेट में, कमिश्नरेट से फिर कंपाइल होके वो चला जाएगा CCU में, इनके पास सुपरडेंट जो कमेटी बना रखी है इनके पास। हर एक कमिश्नरेट से जब इनके पास चला जाएगा डाटा तो ये भेजेंगे NIC को। अब ये एक प्रोसीजर है। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब इसमें डाटा क्या मांगेंगे NIC, अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ कि NIC डाटा क्या मांगेगा उससे। ये सबसे पहले आपने कमेटी फॉर्मेशन कर लेनी है सारी ई ऑफिस इम्प्लीमेंट के लिए। अब दोस्तों इसमें क्या होगा,
ई ऑफिस NIC। अब जो आपकी CCU की कमेटी है और उसने सारे अब जो चीज़ मांगेगी वो क्या होगा, उसमें होगा सारे ऑफिसरों की NIC की मेल आईडी। नंबर 2, एक EMD होता है, इसमें होगा एक एक्सेल फाइल होती है, इसमें उस एक्सेल फाइल में डिटेल होती है, वो डिटेल भी आपने देनी है सारी की सारी। एक होता है दोस्तों ऑर्गेनोग्राम। अब इसमें क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, इसमें क्या होता है ऑर्गेनोग्राम में। एक दोस्तों आपको चाहिए PC या AIO विद हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी। एक दोस्तों आपको ये चाहिए। अगर आपका इंटरनेट कम स्पीड पे चल रहा है तो फिर उस पर वो काफ़ी वो लेता है तो चल नहीं पाएगा उस पर, तो आपको हाई स्पीड इंटरनेट लगवाना पड़ेगा उसके लिए, ताकि जल्दी प्रोसेस हो उसके फाइल। ठीक है दोस्तों हमने बात की थी ऑर्गेनोग्राम की। एक होता है दोस्तों AC एडमिन है, जैसे मान लो AC एडमिन के पास जो चार्ज है उसके अंडर में अब कौन कौन से ऑफिसर है जो उसको रिपोर्ट करेंगे, ऐसे एक ऑर्गेनोग्राम बनेगा। जैसे अब AC को रिपोर्ट करेगी AO एडमिन। AO एडमिन के अंडर में है 2 TA, LDC जो वहाँ पे काम करता है डिस्पैच सेक्शन में, और CRU और डिस्पैच सेक्शन ब्रांच। मान लो ये इसके अंडर में है जो इनको रिपोर्ट करते हैं, तो ऐसे ही बनेगा चार्ट। ऐसे ही उसमें होता है, जैसे मान लो आपका AC विजिलेंस हो गया। अब AG विजिलेंस के अंडर में सुपरडेंट है, सुपरडेंट के अंडर में फिर 2 इंस्पेक्टर हैं। ऐसे एक ऑर्गेनोग्राम बनेगा, 2 इंस्पेक्टर हैं उनका, तो वो इंस्पेक्टर इसको रिपोर्ट इनको भेजेंगे फाइल, ये फिर आगे इनको भेजेंगे फाइल। ऐसे एक हायरार्की टाइप बनेगा। कमिश्नर के नीचे फिर ADC के नीचे फिर JC, ऐसे करके JC जो रिपोर्ट करते हैं एक से ऊपर हायर ऑफिसर को। तो क्या होगा, मान लो CRU में कोई ब्रांच, CRU जो आपका डिस्पैच सेक्शन है और रिसीट सेक्शन है, वहां पर कोई लेटर आया है और वो लेटर कमिश्नर के नाम है, तो ये क्या करेंगे, स्कैन किया फाइल, स्कैन करने के बाद इन्होंने फाइल डायरेक्ट भेज दी कमिश्नर सर को। ठीक है, अब कमिश्नर सर ने वो फाइल चेक की कि वो कौन सी ब्रांच में जाएगी। कमिश्नर सर ने आगे भेजी ADC को, ADC ने आगे भेजी JC को, JC ने आगे भेज दी। अगर AC एडमिन से रिलेटेड है तो AC एडमिन को भेज दी फाइल, अगर AC विजिलेंस से रिलेटेड है तो AC विजिलेंस को भेज दी। ऐसे डाक सर्कुलेट होगी और AC एडमिन के पास आने के बाद फिर वो AO एडमिन के पास आएगी। AC एडमिन डायरेक्ट भी भेज सकते हैं TA को। ये कमिश्नर सर अगर कोई इंपॉर्टेंट मैटर है और एडमिन से रिलेटेड है तो वो डायरेक्ट AO को भी भेज सकते हैं, वो मैपिंग हो जाएगी या AO को या TA को जिसको भेजना है, और उनको डायरेक्शन भी दे देते हैं कि इसको जल्दी पुट करो फाइल को, तो वो डायरेक्ट भी भेज सकते हैं। पर जो चैनल है वो चैनल की बात बता रहा हूँ मैं कि यहाँ से कमिश्नर के पास गया, कमिश्नर से फिर ADC से फिर जिस भी पर्टिकुलर ब्रांच का है वहाँ जाके उसको वो लेटर पुट करना होगा। ये आपको ये बना के देना पड़ेगा। अब इसमें क्या डिटेल, मान लो आपको क्या डिटेल देनी पड़ेगी, उसमें एक तो देना पड़ेगा ऑफिसर का नाम, ऑफिसर का नाम, उसके बाद उसके पास चार्ज कौन कौन सा है, चार्ज डिटेल देनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि जब वो आपको मैप करेंगे ई ऑफिस पे, मान लो ऐसा होता है कि एक इंस्पेक्टर है, उस इंस्पेक्टर को 3 चार्ज दे रखे हैं। ठीक है, उसको विजिलेंस भी दे रखा है, उसको प्रिवेंटिव भी दे रखा है, उसको
टेक्निकल भी दे रखा है, ऐसे मान लो 3 ब्रांच दे रखी हैं। जब आप वो ऑर्गेनोग्राम में उसका ये भेजोगे आप डिटेल, भाई एक इंस्पेक्टर है और उसके पास 3 चार्ज है ये वाले, तो जब मैंने आपको बताया था कि जब आप ई ऑफिस ओपन करोगे तो लॉगिन करने के बाद उस ऑफिसर का नाम मान लो कोई जय है, जय के ब्रैकेट में लिखा हुआ विजिलेंस, एक फाइल जय ऐसे अलग होगा, टेक्निकल ये अलग होगा, और जय प्रिवेंटिव ऐसे होगा अलग अलग। ठीक है, अगर उसको विजिलेंस का काम है तो विजिलेंस की फाइल ओपन करके करेगा, और मान लो इनका सबका एसी अलग अलग है तो वो भी आपको बताना पड़ेगा, हर एक उसमें ऑर्गेनोग्राम में लेना पड़ेगा कि एसी टेक्निकल और उसके इंस्पेक्टर जो है उसके पास उनका नाम ये है और उसके पास ये चार्ज है, तब जाके ये मैप होंगे ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसमें और क्या जरूरत पड़ेगी आपको, पहले जो आपको रेडी रख के रखना है वो ये चीज़ें हैं। एक है दोस्तों आपका जो आपके पास जो फाइलें जो डिजिटलाइजेशन करानी थी उसका क्या करना है। उसको दोस्तों इन्होंने ना 3 कैटेगरी में रखा है। जो आपने रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन कराना है वो आप स्वच्छता के फंड से भी करा सकते हो, क्योंकि उसमें एक हेड है अलग से ही कि भाई स्वच्छता में डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड वाला, उसमें आपने रख रखा है। तो इसमें इन्होंने कैटेगरी में रखा हुआ है एक तो जो आपकी करंट वाली फाइलें हैं, ठीक है, एक आपकी जो कम यूज होती हैं, और तीसरा है क्लोज हो चुकी है। अब इसमें रखा है इन्होंने जो करंट फाइलें हैं वो आपको सबसे पहले डिजिटलाइजेशन करानी है सारी की सारी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर जो कम यूज होती है वो और क्लोज हो चुकी हैं फाइलें, जो रूल है शायद 5 साल पुरानी फाइलें हैं, वो आप रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय कर सकते हो उसकी लिस्ट वगैरह बना के। तो जो करंट फाइलें होती हैं और जो ये जो करंट फाइलें हैं ये आपने स्कैन करके वही अपनी फाइल में लगानी है जब आप नई फाइल ओपन करोगे ई ऑफिस पे। वो मैंने आपको मेरी जो अगली वीडियो है पार्ट 1 वाली मैंने उसमें बता रखा है। अब इम्प्लीमेंट ई ऑफिस में इसके अलावा ये दोस्तों ये सारे की सारी वही मैं बता रहा हूँ, कुछ स्टेप बाय स्टेप जाएंगी। सीसीयू से कमिश्नरेट में, कमिश्नरेट से डिवीजन में, डिवीजन से फिर आगे रेंज से सारा रिकॉर्ड इकट्ठा करके उसी उसमें वापस चली जाएंगी वो जिस उसमें डिटेल में जिस प्रकार वो आपके पास पहुंची थी। इसमें अब है दोस्तों एक जो आपका डिस्पैच और सीआरयू सेक्शन है, वहाँ पर दोस्तों एक डिस्पैच और सीआरयू, वहाँ पर स्कैनर होना चाहिए उनके पास, और भी कई स्कैनर होने चाहिए जो ब्रांचों में, मतलब ई ऑफिस में स्कैनर भी मस्ट है, स्कैनर होना चाहिए क्योंकि फाइल्स जो भी आती है, जो भी लेटर आते हैं वो स्कैन करने पड़ते हैं। दोस्तों जो स्कैनर है उसके लिए मैं आपको 2-3 बता देता हूँ कि जो हम डिवाइसेस जो हम करंटली यूज़ कर रहे हैं कौन से डिवाइसेस बढ़िया होते हैं। एक तो है दोस्तों कैनन का है DRF 120, ये मॉडल नंबर है। एक है DRC 230, ये आप यूज़ कर सकते हैं और ये डुप्लेक्स होते हैं आगे और पीछे। इसके बाद दोस्तों आपको जो आपका कमिश्नरेट है, हर कमिश्नरेट में हेडक्वार्टर में हर कमिश्नरेट में आपको एक ऑफिसर नॉमिनेट करना पड़ेगा जो ई ऑफिस को चेक करे उसको। जैसे अभी जो ऑफिसर होते हैं उनका वो कई दिन छुट्टी पे चले जाते हैं तो उनका चार्ज किसी को एडिशनल चार्ज दे दिया जाता है उस टाइम पीरियड के लिए। तो आपके वहाँ पे जो ई ऑफिस का जो ऑफिसर है उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो वाला एडिशनल जो चार्जेस को आप नॉमिनेट करोगे कि वो जो एडिशनल चार्ज है वो उस ऑफिसर को दे दे जिसको देना है। फिर वो जितनी भी फाइलें होंगी वो सारी की सारी फाइलें ऑटोमेटिक उस ऑफिसर के अकाउंट में चली जाएंगी जो
जिसको अभी एडिशनल चार्ज दिया गया है। मान लो पहले चार्ज था रमेश के पास, रमेश चला गया लीव पे 30 दिन की, और रमेश के पास था विजिलेंस का चार्ज। अब आगे सुरेश को बनाया है, तो क्या होगा, जब आप इनकी डिटेल, आप जब वो लीव वाला लेटर, हर बार आपको जब भी लीव लेटर, आप जो भी लीव लेता है, आपने हर बार एक लीव का लेटर आपने ई ऑफिस का वो अधिकारी है उसको भेजना है, ताकि जिसको भी एडिशनल चार्ज दिया गया है उसको वो ई ऑफिस पे उसका चार्ज डाइवर्ट कर सके। ठीक है, ये रमेश जी विजिलेंस के थे, ये लीव पे चले गए, इनके पास टेक्निकल का चार्ज था, तो क्या होगा, ये एक नया वो बना देंगे थोड़े टाइम तक, 1 महीने का टाइम देके, यहाँ पर फिर सुरेश ऑब्लिक विजिलेंस भी आने लग जाएगा, 2 आने लग जाएंगे। एक टेक्निकल में तो उनकी फाइलें हैं ही, और एक विजिलेंस वाला भी, जो सारी फाइलें विजिलेंस की इधर ट्रांसफर हो जाएंगी उस 30 दिनों के लिए, 30 दिन की लीव के लिए, जब तक वो लीव पे हैं। तो जैसे ही वो वापस आएंगे, जैसे ये ज्वाइन करेंगे, तो वो ज्वाइन लेटर भी एक ई ऑफिस में, ई ऑफिस वाले अधिकारी के पास भेजना है, ताकि वो दोबारा फिर चार्ज उनको वापस भेज दे। तो ये सारी की सारी फाइलें वापस उनके पास चली जाएंगी। इसमें ये नहीं होगा दोस्तों कि भाई इसके इनकी सारी फाइलें इधर डाइवर्ट हो गई तो ये ओपन करके नहीं देख सकते, ये ओपन करके चेक कर सकते हैं, फाइलें वहीं पे भी रहेंगी। जो 30 तारीख से पहले जो फाइल है वो यहाँ पे भी रहेंगी। जो फाइलें हैं जब इधर जाके ओपन होगी, मान लो इन्होंने कोई लेटर डील किया है, तो इनका नाम आएगा सुरेश टेक्निकल और नीचे विजिलेंस, वैसा नाम भी आएगा उनके उसमें, जो उनके पास परमानेंट चार्ज है। एडिशनल चार्ज वाला भी उनका नीचे उसका नाम आएगा एडिशनल चार्ज के साथ में। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो ऑफिसर जो आप नॉमिनेट करोगे, जो ई ऑफिस को पूरा वो रखेगा, उसको ये डाटा रखना पड़ेगा अपने पास सारा का सारा। जब भी किसी की ट्रांसफर हो जाती है, किसी को नया चार्ज देते हैं, तो एक लेटर इनको जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो सारा का सारा चार्ज इनके पास अथॉरिटी होगी ट्रांसफर करने की, किसी के भी पास, जिसके पास भी एडिशनल चार्ज दे रहा है। फाइल हेड्स, इसमें क्या हो, ऐसे एक्सेल की फाइल होगी जिसमें आपने ऊपर जो डालना है, सबसे पहले बेसिक हेड, ये हो गया। उसके बाद है प्राइमरी हेड, जो ई ऑफिस में आएंगे। उसके बाद है सेकेंडरी हेड, उसके बाद है टेरिटरी हेड। इसमें आएगा आपका, इसमें भी आगे नीचे 2 होंगे बेसिक हेड में, एक होगा हेड और एक होगा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही। मान लो दोस्तों इसमें हेड हो गया आपका एडजुडिकेशन जेसी। ठीक है दोस्तों, ये आपका फाइल का हेड है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आएगा एडजुडिकेशन कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर ब्रांच। ठीक है, इसके बाद प्राइमरी हेड में हो गया आपका, इस हेड में हो गया आपका और डिस्क्रिप्शन, इसमें हेड में हो गया SCN। इसमें आता है दोस्तों सो कॉज नोटिस, डिस्क्रिप्शन हो गई इसकी सो कॉज नोटिस। फिर आएगा सेकेंडरी हेड में हो गया आपका हेड और डिस्क्रिप्शंस। इस हेड में हो गया दोस्तों आपका सेंट्रल एक्साइज SE और सेंट्रल एक्साइज और सेंट्रल टैक्स डिस्क्रिप्शंस में। ऐसे ही ST सर्विस टैक्स और टेरिटरी हो गई। तो ऐसे बनाना पड़ेगा आपको एक बेसिक हेड पूरा का पूरा। ठीक है दोस्तों, मैं एक एडमिनिस्ट्रेशन का भी बना के दिखा देता हूँ आपको। जैसे लीगल का होता है, हेड हो गया लीगल ब्रांच, इधर आ गया लीगल ब्रांच। इसके बाद आ गया आपका SC
यहाँ पे हेड में यहाँ पे आ गया सुप्रीम कोर्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आ गया सीई और यहाँ आ गया सेंट्रल टैक्स। ऐसे हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, आपने ऐसे ही बनाना है ये। अगर आपको एक्सेल वाली फाइल चाहिए तो आप मेरे को, मेरी डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, आप मेरे को मेल कर सकते हो, मैं आपको एक्सेल फाइल भेज दूंगा। जो भी डाटा मैं यहाँ बता लग रहा हूँ, अगर आपको किसी को भी एक्सेल फाइल चाहिए या ऑर्गेनोग्राम कैसे बनाना है, आपको उसका फॉर्मेट चाहिए, तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी, आप मेरे को मेल कर सकते हो। मैं आपको मेल आपको रिटर्न अटैच करके भेज दूंगा वापस। और जो ईएमडी वाली, जो मैं आपको बताता हूँ, ईएमडी में जो ऑफिसर की जो डिटेल देनी है, जिसमें वो मैपिंग किए जाएंगे ई ऑफिस पे, वो उसमें वो भी एक एक्सेल फाइल है। उसमें कम से कम 15-16 वो बना रखे हैं, कॉलम बना रखे हैं। वो आपने 15-16 कॉलम भर के देने हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो ईएमडी होता है वो होता है दोस्तों एम्प्लॉय मास्टर डिटेल। ये आप डिटेल, अगर आपके वहाँ पे ई ऑफिस का कॉरस्पॉन्डेंस चल रहा है तो आप ये डिटेल पहले ही बना के रख लो, क्योंकि ये डिटेल आपको भेजनी पड़ेगी ई ऑफिस, जो एनआईसी ऑफिस है उनको ई ऑफिस पे मैपिंग करने के लिए। इसमें क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले होगा सीरियल नंबर। एक्सेल की फाइल है ये। अगर आपको चाहिए हो तो दोस्तों आप मेरे को, मैंने बताया, मेल कर सकते हो, मैं आपको मेल कर दूंगा। पहले पे सीरियल नंबर, फिर एम्प्लॉय फुल नेम, उसके बाद एम्प्लॉय कोड, उसके बाद जेंडर, फिर डेजिग्नेशन, फिर डेजिग्नेशन कोड, उसके बाद है पोस्ट नेम, पोस्ट कोड, उसके बाद आपकी जीओवी वाली और एनआईसी वाली आईडी, वो आपने देनी है। ऐसे दोस्तों, ऐसे करके कम से कम आगे 5-6 कॉलम हो रहे हैं, 6-7 कॉलम हो रहे हैं, ऐसे करके कॉलम है वही एक्सेल में। वो आपने डाटा सारा का सारा रेडी करके रखना है। इसके अलावा दोस्तों ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ट्रेनिंग वहाँ का जो है नासेन होगा आपके एरिया में, जो भी नासेन का जोनल ऑफिसर हो या जोनल ऑफिस हो, वो ट्रेनिंग भी देंगे इसके बारे में। इसके बाद दोस्तों आपको आपका जो कमीशरेट है, उस कमीशरेट को एक ऑफिस ऑर्डर भी निकालना पड़ेगा, जिसमें जो एसओपी है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जो वो आपको बताना पड़ेगा। डायराइज रिसीट सबमिशन एंड एक्शन देयर ऑन ई ऑफिस, के भाई उनका ई ऑफिस पे क्या काम है वो उनको बताना पड़ेगा। उसके लिए आपको ऑफिस ऑर्डर निकालना पड़ेगा, जिसमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, एक एक स्टेप करके उसमें बताया होता है कि भाई आपका जो डिस्पैच वाला सेक्शन है वो क्या क्या काम करेंगे। वो लेटर रिसीट करेंगे, डायराइज करेंगे, आगे ऑफिसर को भेजेंगे, वो सब उसमें जो उनका वर्क फ्लो होता है वो सब चीज़ उनको बतानी पड़ेगी कि भाई आपने क्या क्या चीज़ उसमें करनी है। अगर उसका भी कुछ आपको सैंपल चाहिए तो वो भी आप मेरे को बता सकते हो, वो भी मैं आपको भेज दूँगा कि भाई कैसे आपको वो एसओपी बनाना पड़ेगा। और डाक और स्कैनिंग, रिसीट के लिए, स्कैनिंग के लिए, डायराइज के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन और डाक के लिए, और फिजिकल डाक कैसे दे के आनी है, रिसीट लेनी है, ये सब चीज़ उसमें ही आती है एसओपी में। तो दोस्तों अभी तो फिलहाल इतना ही है जो मैंने आज रिसर्च की थी। बाकी इसके अलावा भी अगर कुछ मेरे को मिलता है तो उसकी भी मैं वीडियो बना के आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकली भी मैं देखता हूँ। अगर मैं पीपीटी मेरे से बनती है तो पीपीटी बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर ऐसा होता है तो मैं आपको भेज दूँगा पीपीटी भी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बता सकते हो।
मेरे को कमेंट्स कर सकते हो कमेंट्स बॉक्स में, मेल भी कर सकते हो। तो ई ऑफिस के रिगार्डिंग जितनी भी आपकी प्रॉब्लम होगी, तो क्योंकि आई थिंक मैं ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक्स करें, कमेंट्स जरूर किया करो दोस्तों, क्योंकि कमेंट्स करने से मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा पता लगता है कि अगर आप कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके बारे में मेरे को पता लगता है। कमेंट्स करो। अगर आप वीडियो देख के अगर आपको लग रहा है कि कोई इन्फॉर्मेशन रह गई है तो आप वो कमेंट्स कर सकते हो, या आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मैं आपको पूरी देने की कोशिश करूँगा। कमेंट्स करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को, ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने कुलीग हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, उनको ई ऑफिस कैसे इम्प्लीमेंट करना है और कैसे इस पे काम करना है, इसके बारे में उनको प्रैक्टिकली पता लग सके। क्योंकि मेरी जो आगे जो मैंने वीडियो बना रखी है वो सारी प्रैक्टिकली वीडियो है। ई ऑफिस ओपन करके फाइल कैसे ओपन करनी है वो सब मैंने उसमें बता रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।